THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री। आई एम नवीन वर्मा फ्रॉम THI एजुकेशन। आई एम गोइंग टू टीच यू 12th CBSE बोर्ड केमिस्ट्री। क्या? 12th CBSE बोर्ड केमिस्ट्री। तो आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और वो भी 12th बोर्ड। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो आज अपन लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री के सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है एंड कौन कौन से टॉपिक को सिलेबस से हटाया गया है। ठीक, तो जो 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर अपने को पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सेकेंड चैप्टर अपने को पढ़ना है सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एंड फिफ्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। सिक्स्थ चैप्टर की बात करें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पे लिखा गया डिलीटेड यूनिट फ्रॉम 2020-2021 सिलेबस। मतलब इस बार मेटलर्जी, इसी को अपन लोग मेटलर्जी बोलते हैं, इस बार मेटलर्जी को काउंट नहीं किया जाएगा, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, तो इसको अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये इसको मैं यहां पे क्रॉस कर दे रहा हूं, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? P ब्लॉक। फिर इसके बाद D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ओके, और भी एलिमेंट और भी चैप्टर हैं। इसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड इसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एमीन चैप्टर पढ़ेंगे और बायोमोलिक्यूल चैप्टर। इसके बाद जो पॉलीमर्स चैप्टर है एंड केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ ड्रग्स, ये अपने को इस बार नहीं पढ़ना है, मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक बच्चों, अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर 4 महीने बचे हैं या 5 महीने बचे हैं तो इतने चैप्टर तब भी पढ़ने हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ने हैं, लेकिन इसके अंदर से भी कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है। वो जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें से जो भी टॉपिक हटाया गया है मैं आपको बता दूंगा कि इस टॉपिक को हटा दिया गया है। पहले इसको पढ़ते थे, अब इसको नहीं पढ़ना है। ओके, अभी मैं चैप्टर को बता रहा हूं कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है और कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो दिखाई पड़ रहा होगा एक चैप्टर आपको केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ नहीं पढ़ना है, पॉलीमर नहीं पढ़ना है, केवल बायोमोलिक्यूल पढ़ना है, एमीन पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ना है। ये हेलो एल्केन हेलोरीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मेरा तो मानना यह है कि जो चैप्टर आपको नहीं आता वही इंपॉर्टेंट है, जो आपको आ गया वो तो बिल्कुल समझ लीजिए, तो आप एग्जाम में कर ही ले जाएंगे, लेकिन जो नहीं आता है उसी पे मेनली आपको फोकस करना है। तो जो आपका जो भी कमजोर टॉपिक है, वीक टॉपिक है, उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? सर इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार ये एग्जाम में आएगा। और जो मैं आपको अच्छे से, जो कहीं से भी आप किसी भी चैनल से आप इसके पहले आप पढ़ गए होंगे, तो कुछ ना कुछ आपके वीक टॉपिक बने होंगे। तो हमारे चैनल के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू फिलहाल आपको ये चैनल बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेगी, अच्छे अच्छे टीचर्स जुड़े हैं। ठीक, तो आप, मुझे लगता है आप एक बार वीडियो पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक, तो चलिए इसके पहले जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, क्या
सॉलिड स्टेट, इसको अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि सॉलिड स्टेट बच्चों को 3D में पढ़ाना पड़ता है, तो बच्चे क्या करते हैं, सर थोड़ा सा 3D में है, अपने को समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे लैंग्वेज के साथ सेट हो जाइए। इसीलिए मैं आप लोगों को सिंपल चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो सॉल्यूशन है। इसके बाद जब आप मेरे साथ एकदम कंफर्टेबल महसूस करेंगे, फिर मैं आपको सॉलिड स्टेट या जो भी टफ चैप्टर है सब एकदम अच्छे से मजे से पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो देखकर समझ में आ रहा है कि मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ओके, और ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे हमारे थ्रू जुड़ सके, ठीक, वो भी शिक्षा को ग्रहण कर सके। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक, तो चलिए आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट नहीं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। मतलब दो या दो से ज्यादा जो आपस में रिएक्शन ना करें, उनको अगर हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कर दें। होमोजेनियस कहने का मतलब दोनों का जो फेज है वो सेम है, दोनों का कंपोनेंट्स सेम है। होमोजेनियस का मतलब ये हुआ, तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद जो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हुआ, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट। फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं solution is a homogeneous mixture of two or more than two नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। तो दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद जो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हुआ, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं? जी हां। कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चा बोलता सर अपने को सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना नहीं आता, तो अभी मैं बताया ही नहीं, तो आप लोग पहचान कैसे पाएंगे? तो अब मैं आप लोगों को पहचानने जा रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन करवाने जा रहा हूं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो जनरली ये देखा जाता है जिसका अमाउंट कम हो वो होता है सॉल्यूट, एंड जिसका अमाउंट ज्यादा उसे अपन लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। बट मैंने यहां पे बोला है जनरली, ऑलवेज नहीं बोला है। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम बात करें, या सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए बात करें, या सॉलिड सब्सटेंस की बात सिस्टम की बात करें, जो भी है, ज्यादातर जो कम अमाउंट में होते हैं उन्हें ही अपन लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक, तो इसके बाद मैं बात करूं solution is made up of two components। जो सॉल्यूशन बनता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट कंपोनेंट, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फर्स्ट होता है सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट। तो बताइए क्या सॉल्यूट का अमाउंट
मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या होगा, लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो ये होगा मोर अमाउंट। मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। क्या बात क्लियर हुई? हाँ, चलिए एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूं। जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो जो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और जो सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो दोनों सेम होती है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आप कोई भी चीज, चाहे आप लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं या सॉलिड लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं या सॉलिड के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन का बना रहे हैं, तो जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होगा, जो सॉल्वेंट जिस फेज में होगा वही सॉल्यूशन का फेज होगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी वहां सॉलिड फॉर्म में तैयार होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो वहां सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में तैयार होगा। अगर सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है तो वहां पे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो गैस फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर ऑलवेज सेम। हमेशा हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। अरे बोलो, बात क्लियर हुई? ओके, चलिए अच्छी बात। इसके बाद मैं बात करूं फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर ऑलवेज सेम। तो जो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। मतलब जो सॉल्वेंट की जिस फॉर्म में सॉल्वेंट रहेगा उसी फॉर्म में सॉल्यूशन तैयार होगा। जैसे अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करूं तो हमेशा सॉलिड अगर सॉलिड लिक्विड सिस्टम होता है तो हमेशा देखा जाता है सॉलिड को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। क्या? सॉल्यूट। और लिक्विड को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए सॉलिड हमेशा सॉल्यूट फॉर्म में माना जाता है और लिक्विड को सॉल्वेंट फॉर्म में माना जाता है। तो इस बार सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा? कैसा सॉल्यूशन? अरे बोलो ना, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे बोलो, अच्छी बात। अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात। चलिए आगे देखते हैं। अगर सॉल्यूशन, मान लीजिए मैंने एक लिक्विड लिया और गैस का होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किया। लिक्विड और गैस का होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किया। लिक्विड क्या है? मान लीजिए लिक्विड को मैंने सॉल्यूट बोल दिया या सॉल्वेंट बोल दिया, कुछ भी। गैस को मैंने क्या बोल दिया? सॉल्वेंट बोल दिया। तो बताइए यहां पे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो किस फॉर्म में तैयार होगा? लिक्विड या गैस? गैस। क्यों? क्योंकि यहां पे सर जो बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा? सर जो सॉल्वेंट है वो गैस फेज में है, इसलिए जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो किस फेज में तैयार होगा? गैस फेज में। तो यहां सॉल्यूशन कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं लिक्विड सिस्टम के लिए। मतलब उसमें लिक्विड सॉल्यूट रहेगा और लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा। तो मैं लिक्विड सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। कैसा? लिक्विड सिस्टम। यहां पे सॉल्यूट भी कैसा है? लिक्विड है। और सॉल्वेंट भी कैसा है? वो भी कैसा है? लिक्विड। मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड सिस्टम पढ़ रहे हैं। चलिए मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं कि
एग्जांपल इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग लिक्विड लिक्विड सिस्टम में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपेयर करते हैं। चलिए, जैसे मैंने ले लिया एथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले लिया, एथिल अल्कोहल और वाटर का होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किया। ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कैसा क्या तैयार होने वाला है? सॉल्यूशन। सर दोनों लिक्विड फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब अब इसमें अपने को पहचानना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो आप क्या बताएंगे? कैसे आप क्या नॉर्मली आप ऐसे बता पाएंगे? जी नहीं, आप अभी ऐसे नहीं बता पाएंगे जब तक मैं आपके सामने इन दोनों का अमाउंट नहीं दूंगा। अभी मैंने बोल दिया कि इसका अमाउंट है 40 ग्राम, 40 ग्राम, इसका अमाउंट है 60 ग्राम। तो बताइए क्या एथिल अल्कोहल का यहाँ पे अमाउंट कम है? और जिसका अमाउंट कम होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट ज्यादा उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो बताइए यहाँ पे वाटर क्या है? अरे बोलो ना, सॉल्वेंट है। एथिल अल्कोहल क्या है? सॉल्यूट है। पहला एग्जांपल, ठीक। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पे यही लिया, सेम टू सेम, एथिल अल्कोहल लिया और वाटर लिया, बस खाली अमाउंट मैंने बदल दिया। इसको इस बार मैंने 60 ग्राम कर दिया और इसको मैंने 40 ग्राम कर दिया। अब दोनों का आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सॉल्यूट है एंड कौन सॉल्वेंट है। तो एथिल अल्कोहल क्या अमाउंट ज्यादा है? अरे बोलो, ज्यादा है, तो ये क्या होगा? सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और वाटर क्या होगा? सॉल्यूट होगा। बच्चा बोला सर वाटर भी सॉल्यूट हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है यार, लेकिन जब लिक्विड लिक्विड सिस्टम रहेगा तब। अगर और वाटर की अमाउंट भी कम होना चाहिए। जो भी दो लिक्विड आप मिक्स कर रहे हैं, अगर उसमें एक वाटर है तो अगर वाटर की अमाउंट कम रहेगा तभी वाटर सॉल्यूट रहेगा, और जो दूसरा आप कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और वो डाइल्यूट फॉर्म में रहे। ये नहीं कि सर अगर हम एसिड मिला देते हो, कंसंट्रेट H2SO4 मिला देते हो, नहीं, आपको डाइल्यूट फॉर्म में मिलाना है। एथिल अल्कोहल मिला दीजिए, कोई अदर सॉल्यूशन मिला दीजिए। ओके, चलिए थर्ड, एक बच्चा बोला सर, मैं कहा हाँ बताओ क्या? कह रहा सर अगर दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया जाए तब क्या करेंगे? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मैंने दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया, ये है एथिल अल्कोहल और ये है वाटर, इसका भी कितना ले लिया? 50 ग्राम, ये भी कितना ले लिया? 50 ग्राम। दोनों का अमाउंट क्या है? बराबर। बच्चा बोला आप बताइए कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट? तो आप बताइए कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट? सर यही तो नहीं पता, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। तो मास्टर क्या बोलेगा? जिसका अमाउंट ज्यादा या जिसका अमाउंट कम। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, इस बार तो बराबर है। तो मैं यहां पे बात करूं कि कुछ भी, यहां पे कोई भी सॉल्यूट हो सकता है या कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल है। तो यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं, ये सॉल्यूट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? सॉल्वेंट भी हो सकता है। वाटर भी सॉल्यूट भी हो सकता है और वाटर सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक, तो अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो क्या लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए क्या आप एक बात जरूर सीख गए कि सर अगर कोई लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाया जाए तो जिसका अमाउंट कम होता है वो हमेशा सॉल्यूट होता है? हाँ। और जो जिसकी अमाउंट ज्यादा होता है क्या वो हमेशा सॉल्वेंट होता है? हाँ, ये भी सही है। अगर दोनों का अमाउंट बराबर हो गया तब तो कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट, किसी को भी आप सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल सकते हैं, किसी को भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दूसरे को भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये था सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो मैंने दो कंपोनेंट बताया था उसके बारे में चर्चा किया। अब जो 12th एनसीईआरटी है उसमें आपको मिलेगा कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, जिसके अंदर बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म लिखे गए हैं एनसीईआरटी में। तो मैं उसी को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कंसंट्रेशन टर्म। तो चलिए हम लोग पढ़ना कंसंट्रेशन टर्म। तो एक बच्चा बोलता सर पहले ये बताइए कंसंट्रेशन क्या होता है?
क्या? कंसंट्रेशन। तो मैं उस बच्चे को बता देना चाहता हूं कि जो सल्यूट और सॉल्वेंट जो अपन लोग मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, कुछ ना कुछ रिलेटिव अमाउंट, मतलब उसके अंदर क्या रहेगा? डिफरेंस। उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक, सल्यूट और सॉल्वेंट के वेट में, अमाउंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। कब? जब होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है। ओके, चलिए, तो बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म एनसीईआरटी में दिए गए हैं, मैं एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, उसको देखिएगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कितने कंसंट्रेशन टर्म अपने को पढ़ना है। फर्स्ट है मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी, जिसे अपन लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। सेकेंड है नॉर्मेलिटी, जिसे अपन लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। फिर थर्ड है मोलरिटी। मोलरिटी, ओके, तो मोलरिटी में एंड फोर्थ चैप्टर है। मोलरिटी के बाद जो फोर्थ चैप्टर है, जो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है वो है फॉर्मेलिटी। एंड फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन। एंड सिक्स है W/W%। इसके बाद V/V%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसके बाद W/V%, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ, डिनोट करेंगे स्मॉल एस से, नॉर्मेलिटी को एन से, फॉर्मेलिटी को एफ से, मोलरिटी को स्मॉल एन से, स्ट्रेंथ। और टेंथ है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। एंड जो 11th है ppb, पार्ट्स पर बिलियन। इतने कंसंट्रेशन टर्म आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। अगर नहीं भी दिए हैं तो इतने आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा बोर्ड में आप कर पाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्या है? मोलरिटी। कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है? मोलरिटी है। सेकंड क्या है? नॉर्मेलिटी, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। इसके बाद मोलरिटी, मोलरिटी को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से, ना कि कैपिटल एम। इसके बाद फॉर्मेलिटी एफ से, कैपिटल एफ से, स्मॉल एफ, जो भी कैपिटल एफ बोल दे रहा हूं, फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ। मोल फ्रैक्शन स्मॉल एक्स से, W/W, इसके बाद V/V, इसके बाद W/V, इसके बाद स्ट्रेंथ एंड पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ठीक, तो चलिए फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी नहीं, मोलरिटी दो अलग अलग बातें हैं। एक को हिंदी में मोलरता बोलते हैं एंड सेकंड को मोलरता। तो अपने को कोई मतलब नहीं है, हिंदी मीडियम नहीं है, हम लोग सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं, है ना। तो मोलरिटी और याद करना है एंड मोलरिटी याद करना है। ओके, तो फर्स्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं मोलरिटी। चलिए, मोलरिटी कंसंट्रेशन, मोलरिटी किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। क्या होता है मोलरिटी? सिंपल सा डिफिनेशन होता है, आपको डिफिनेशन नहीं याद करना है, रटना नहीं है ना, कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या है, आप ऐसे नहीं रटेंगे। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, उसका डिफिनेशन देखिएगा। हमने क्या किया? 1 लीटर सोल्यूशन तैयार किया, उसके अंदर सॉल्यूट भी था, उसके अंदर सॉल्वेंट भी था, दोनों को मिक्स करके कितना सोल्यूशन बनाया? 1 लीटर। अब चाहे चीनी पानी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, कितना सोल्यूशन तैयार किया गया है? 1 लीटर। अब उसके अंदर आप चेक करिए सॉल्यूट के मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वही कहलाता है क्या? मोलरिटी। अरे बोलो ना, तो मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1
लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जो मोल होते हैं वही क्या कहलाता है, इज नोन एज मोलरिटी। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बाबा, अरे बोलो ना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब क्या इसका जो फॉर्मूला होगा, तो मोलरिटी इक्वल टू अपन लोग क्या कह सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन हम लोग लेंगे वो किस में लेंगे, वॉल्यूम को लीटर में लेंगे। तो चलिए, तो अपन लोग यहां पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेते हैं किस में लेते हैं, लीटर में। ओके, तो मैं बात करूं क्या होगा, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1 लीटर ले लिया जाए, कितना, 1 लीटर, 1 लीटर, तो बताइए क्या जो सॉल्यूट का मोल होगा वही मोलरिटी होगा, अरे बोलो, वही तो ऊपर लिखा हूं कि अगर सॉल्यूशन 1 लीटर लिया जाए तो उसमें जो सॉल्यूट का मोल होगा वही क्या होगा, मोलरिटी। सॉल्यूशन जो वॉल्यूम होगा किसमें होगा, लीटर में। एक बच्चा बोला सर क्वेश्चन में मान लीजिए मिलीलीटर में दिया है तो क्या करेंगे, तो अगर मिलीलीटर में दिया है तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, मोलरिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ऊपर क्या लगाएंगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब यहां पे सॉल्यूशन जो आप लेंगे वो किस में लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 11th में आप लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, वहां पे आप लोगों को बताया था जो मोल होता है वो मास अपॉन एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, आयन के लिए फॉर्मूला मास। इसी से ऐसे ही मोल का एक फॉर्मूला आप लोगों को कहां बताया जाता है, 11th क्लास में। ठीक, तो चलिए मोल को क्या बोल सकता हूं, मोल को स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि यहां पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा, सॉल्यूशन है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल रहेगा, इसलिए मॉलिक्यूलर मास ले रहा हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं मोलरिटी का जो फॉर्मूला होगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। ये मोलरिटी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे तो जो फॉर्मूला तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा, मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में, ये तैयार होगा। क्लियर बात, ठीक। अच्छा बताइए क्या इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट, मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, बताइए। क्या ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, और मोल का यूनिट मोल ही होता है और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है। तो बताइए क्या होना यूनिट होगा, मोल पर लीटर। तो जो मोलरिटी की यूनिट होती है वो होता है मोल पर लीटर। क्या सही है, फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं मोलरिटी के बारे में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मतलब मोलरिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे वो आप लेंगे लीटर में। अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हैं तो जो मोलरिटी का फॉर्मूला होगा, मोलरिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अगला फॉर्मूला बनेगा मोलरिटी इक्वल टू होगा मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें लेंगे, लीटर में लेंगे।
अगला फॉर्मूला मोलरिटी इक्वल टू होगा मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब जब ऊपर 1000 आप लगाएंगे तो जो वॉल्यूम लेंगे वो ml में लेंगे आप। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? मोलरिटी आपको समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नॉर्मेलिटी के बारे में। क्या? नॉर्मेलिटी के बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म का सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। इसे हम लोग डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल एन से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? नॉर्मेलिटी इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ठीक। तो नॉर्मेलिटी किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। ऊपर बताया ही हूं। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा किसमें होगा? लीटर में। अब बताइएगा क्या अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ले लूं तो क्या जो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी। तो ऊपर डिफिनेशन क्या लिखा गया? क्या वही लिखा गया है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर होता है क्या वही नॉर्मेलिटी कहलाता है? मतलब फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला के हिसाब से मैंने डिफिनेशन लिखा है? हाँ, ना कि डिफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। तो बताइए क्या अगर मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लूंगा तो क्या ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी का जो अगला फॉर्मूला होगा क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ऊपर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताइए नीचे किसमें रहेगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अरे बोलो। ठीक, अच्छी बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है तो ये भी जान लेते हैं। नहीं तो मोल तो आपको पता था लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट आप नहीं जानते हैं। तो क्या मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में चर्चा करूं? अरे आप ना भी बोलेंगे तब भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात करूं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? किसी का भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, चाहे वो सॉल्यूट हो, कुछ भी हो, सॉल्वेंट हो, किसी का भी अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा? वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट जो सब्सटेंस उसको मैं W से डिनोट कर रहा हूं और जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसे E से डिनोट करूंगा। W बाई E। कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? W बाई E कहां पढ़े थे? कहां पे? मोल कॉन्सेप्ट में। वहां पे भी आपको थोड़ा सा ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक, तो क्या बताइए फॉर्मूला
इक्विवेलेंट वेट अभी बताऊंगा, इक्विवेलेंट वेट भी कैसे निकालते हैं। आपको वेट दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट आपको नहीं पता रहेगा, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो मैं अभी बताने जाऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आप देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी बताइए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, W बाई E, क्या अपॉन वॉल्यूम रहेगा, मतलब W अपॉन E इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, लीटर में। तो क्या यही W बाई E को ये क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, ओके, अपॉन वॉल्यूम, ये है ग्राम, यही है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, आगे अगर मैं वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले रहा हूं, किसमें, मिलीलीटर में, तो ग्राम नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, W बाई E इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन किसमें लिया जाएगा, मिलीलीटर में लिया जाएगा। ठीक, ये अगला फॉर्मूला हो गया। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा W बाई E इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का लीटर में, या नॉर्मेलिटी इसका होगा W बाई E इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आप बताइएगा इसकी यूनिट क्या होगी, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी। तो नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके। अच्छा बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, एक और भी हो सकता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट तो W बाई E होता ही है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या, अगर वो वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दो लीटर में करके, तो बताइए ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और मेरे को दिखाई पड़ रहा है, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है क्या, पहला W बाई E या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में लेंगे, ओके। तो ग्राम इक्विवेलेंट का ये दो फॉर्मूले, और भी हो सकता है फॉर्मूला भी, मैं आपको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन बताऊंगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट मोलरिटी फॉर्म में भी आ सकता है। बट अभी आपको दो फॉर्मूले पता चल गए, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है W बाई E एंड सेकंड होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको रखना है लीटर में। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए ये है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, आगे और भी कंसंट्रेशन टर्म अपने को पढ़ना है, जैसे मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, W बाई W, W बाई V, V बाई V, ppm, ppb, स्ट्रेंथ, ये सब अपने को पढ़ना है। तो आज ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये डेमो लेक्चर है, ठीक। कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो हो सकता है कुछ दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को बस इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं सॉल्यूशन से, आपको रूबरू करवा रहा हूं, ठीक। अभी सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज आपको पढ़ने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, एनसीईआरटी में भी मजेदार ही चीजें दिए हैं बहुत ही अच्छे से, बस एक्सप्लेन करने वाला चाहिए एनसीईआरटी को। तो मैं आपको एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा, ओके। क्लास आपकी बोरिंग नहीं रहेगी, आपकी क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी, ओके। जैसे पहले इसके बाद मैं बता दे रहा हूं आपको पढ़ना क्या है, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, फॉर्मेलिटी, ये सब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सिस्टम, लिक्विड लिक्विड सिस्टम, लिक्विड गैस सिस्टम, ठीक। तो मैं लिक्विड गैस सिस्टम पहले पढ़ाऊंगा, और गैसियस और लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है उस पे एक साइंटिस्ट था हेनरी, उस पे मैंने नियम बताऊंगा, मैं आप लोग को बताऊंगा हेनरी क्या बताया था, हेनरी के एप्लीकेशन क्या थे ये बताऊंगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने चला है कौन, राउल्ट लॉ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा राउल्ट का नियम, और राउल्ट ने दो बातें बताई तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, मजा भी आता राउल्ट का नियम। डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ राउल्ट को अपन लोग उसके कंपेयर करते हैं उसके फॉर्मूले से, और नए नए फॉर्मूले बनाते हैं, और उस पे अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो टाइप के होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन
2 होगा उसमें पॉजिटिव डेविएशन आएगा और नेगेटिव डेविएशन आएगा। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी मजेदार टॉपिक है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो क्या होती है, सैल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। कोई भी सैल्यूट हो, कोई मतलब नहीं है वो कितने मात्रा में हो, कितनी क्वांटिटी में हो, कितने मोल में है, उस पे डिपेंड करती है। ठीक, 4 टाइप की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कौन कौन सा? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ पा रहे हैं? और इसके बाद एक और पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना? और एक आपको ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आपको बताया था आरएलवीपी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो कौन कौन से चारों हैं? पहला आरएलवीपी जो राउल्ट लॉ में पढ़ा दूंगा, वो फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वहीं पे खत्म हो जाएगा। सेकंड कौन है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कौन है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सब है। ओके, फिर इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में दिया है एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पे हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं, लेकिन एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इस बार सिलेबस से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपने को नहीं पढ़ना है और इसी पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, आपको एक समरी बता दिया सॉल्यूशन का, क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैंने सॉल्यूशन में इंट्रोडक्शन भी दे दिया, अच्छा भी लगेगा आपको, इंट्रोडक्शन भी आपको अच्छा लगेगा। ओके, हो सकता है मैं कल आपसे मिलूं, तो जब आपसे कल मिलूंगा तो नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। ओके।